चलिए आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे है जीएस विद नित्यम के इस चैनल पे आप सभी को स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सवाल दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और वो तमाम परीक्षाओं जिसमें खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस जैसे एग्जाम शामिल है, वो तमाम परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आप इस समय की बर्बादी ना करते हुए सबसे पहला सवाल से हम शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे कहता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। तो देखिए जो स्वतंत्रता, समानता, इसमें तीन वर्ड है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये तीनों की जो प्रेरणा है वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। किस क्रांति से? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। और फ्रांस का क्रांति कब हुआ था? फ्रांस का क्रांति 1789 से लेकर 1799 ईस्वी तक चला था फ्रांस की क्रांति। इसका फ्रांस की क्रांति का नारा ही क्या था? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता था। ठीक है, इसमें क्या था कि फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां, इससे जनता क्या थी? नाखुश थी। और लुई 16वां एक निरंकुश राजा हुआ करता था। तो इसी के चलते वहां की फ्रांस में क्रांति होता है और स्वतंत्रता, समानता, बंधुता से ये क्रांति शुरू होती है। और वहां की लुई 16वां को जनता मिलकर उसे फांसी की सजा दे देती है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुआ? 1789 में। कब तक चला? 1799 में। फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। फ्रांस की क्रांति में राजा कौन था? तो लुई 16वां, जो कि एक निरंकुश राजा था। ठीक है, उसके बाद फ्रांस जो है यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। किस देश में पड़ता है? यूरोप में पड़ता है फ्रांस। और फ्रांस का राजधानी कहाँ है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि फ्रांस का राजधानी कहाँ है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर सवालों की ओर हम लोग अग्रसर हो जाते हैं। दूसरा नंबर आपको सवाल स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा कि जवाहर सुरंग डैश के पास स्थित है, यानी जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है। तो देखिए जो जवाहर सुरंग है इसे बनिहाल सुरंग भी कहते हैं। बनिहाल, इसे बनिहाल सुरंग भी कहते हैं। तो जवाहर सुरंग या फिर बनिहाल सुरंग ये जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। और जवाहर सुरंग जहाँ स्थित है वो एक दर्रा में स्थित है। उस दर्रा का नाम है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा यानी बनिहाल पास। तो जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रा में स्थित है। और जवाहर सुरंग को बनिहाल सुरंग भी कहते हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। उधर जम्मू एंड कश्मीर में डल झील है, नाग झील है, शेषनाग झील है, नागिन झील है। और जम्मू एंड कश्मीर जो वो डल झील के ही किनारे स्थित है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील जो बुलर झील है, ये बुलर झील भी कहाँ है? तो ये बुलर झील भी है जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। ठीक है, आपको इतना डिस्क्रिप्टिव में आंसर याद रखना पड़ेगा। तीसरा नंबर अगर हम लोग सवाल को देखते हैं तो तीसरा नंबर हमारा सवाल कहता है कि हीमोग्लोबिन का क्या अर्थ है। तो हीमोग्लोबिन का अर्थ, हीमोग्लोबिन में तत्व जो पाया जाता है उसका नाम है लोहा। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो अगर इसको हम मुख्य रूप से देखें तो ये ऑक्सीजन का वाहक होता है। ये ऑक्सीजन का क्या है? वहन यानी परिवहन करने का काम करता है। किसका? ऑक्सीजन का। तो हीमोग्लोबिन का सीधे अर्थ क्या है कि ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है और हीमोग्लोबिन में लोहा तत्व उपस्थित होता है। और खासकर जो हीमोग्लोबिन है ये आरबीसी के लिए भी जिम्मेवार है। इसके लिए जिम्मेवार है आरबीसी के लिए, यानी रेड ब्लड कार्पसल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स के लिए भी जिम्मेवार होता है। अगर हीमोग्लोबिन की अगर शरीर में कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की अगर शरीर में कमी हो जाए तो एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन सा रोग? एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। और आरबीसी के भी कमी से, आरबीसी के भी अगर कमी हो गया तो आपको एनीमिया रोग हो जाता है। यानी सीधे कहें तो आरबीसी की कमी से भी एनीमिया रोग और हीमोग्लोबिन के भी कमी से एनीमिया रोग। और हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है। और हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी के लिए भी जिम्मेवार होता है। और आरबीसी की भी कमी से एनीमिया रोग। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 दिन का होता है। ये डिस्क्रिप्टिव आपको आंसर ध्यान में करते हुए चलना है, क्योंकि ये आपको ही सिलेक्शन इसी से हो सकता है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर अगर हम लोग सवाल को देख लेते हैं तो चौथा नंबर हमारा सवाल कहता है कि भारत के
रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत के सर्वोच्च जो रक्षा बल है इसका सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और प्रेजेंट राष्ट्रपति कौन है? तो प्रेजेंट का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो कि भारत की दूसरी महिला, यानी भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। और भारत के रक्षा बल, खासकर आर्मी हो गया, रक्षा बल कौन कौन है? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। और सीडीएस अभी का प्रेजेंट में यानी वर्तमान में सीडीएस कौन है? यानी चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो अनिल चौहान है। कौन है? अनिल चौहान है। और थल सेना के वर्तमान चीफ कौन है? तो थल सेना के वर्तमान चीफ है उपेंद्र चतुर्वेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी है। उपेंद्र द्विवेदी। कौन? उपेंद्र द्विवेदी है। और इसका प्रेसिडेंट का जो निर्वाचन है वे अनुच्छेद 55 के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन राष्ट्रपति का अनुच्छेद 55 से, भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में, भारत का राष्ट्रपति क्षमा दान की शक्ति अनुच्छेद 72 में इसका उल्लेख किया गया है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन अनुच्छेद 55, भारत का राष्ट्रपति का क्षमा दान की शक्ति अनुच्छेद 72 में इसका जिक्र किया गया है। अगर हम लोग 5वां नंबर सवाल देख लेते हैं तो 5वां नंबर सवाल बोलता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को किया गया था कानपुर में। इसका पहला अधिवेशन कानपुर में हुआ था, तो इसलिए इसे भारतीय कानपुर कॉन्फ्रेंस का भी नाम इसे दिया जाता है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को किया गया था और करने वाले व्यक्ति थे एम.एन. रॉय। कौन करने वाले व्यक्ति थे? एम.एन. रॉय थे। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में होता है, 26 दिसंबर 1925 में होता है, करने वाले व्यक्ति थे एम.एन. रॉय थे। ठीक है। छठा नंबर अगर हम लोग सवाल को देख लेते हैं तो छठा नंबर सवाल बोलता है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कौन सा था? तो भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह तारापुर था। कौन था? तारापुर। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और तारापुर जो भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह है, इसका निर्माण जो 1961 में इसका काम चालू हुआ था और जाकर 1969 में ये पूर्ण रूप से पूरा हुआ। और ये लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में किया गया। लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में इसकी निर्माण शुरू किया गया। तो भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र है। कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका निर्माण 1961 में इसका काम शुरू हुआ और 1969 में इसका पूर्ण काम हुआ। और ये लाल बहादुर शास्त्री के समय हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष भी कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री को क्या कहा जाता है? शांति पुरुष कहा जाता है। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का क्या नाम है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है। चलिए हम लोग 7वां नंबर सवालों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अगर 7वां नंबर हम लोग सवाल देखें तो बोलता है कि चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? देखिए जो चौसा ये जो शहर है ये बक्सर से, कौन सा? बक्सर जिला से 10 किलोमीटर के दूरी पर पड़ता है। और ये जो चौसा है ये कर्मनाशा नदी, कौन सा नदी? कर्मनाशा नदी के किनारे स्थित है। कर्मनाशा नदी के किनारे स्थित है। और कर्मनाशा नदी के ही तट पर शेरशाहसुरी जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, यानी जीटी रोड का निर्माण करवाया था। और मुगल बादशाह हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया जिसे चौसा का युद्ध कहा जाता है। और चौसा का युद्ध जो है 1539 में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? 1539 में। तो चौसा कहाँ पे है? तो ये बक्सर से 10 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है चौसा शहर। और वहां पे एक कर्मनाशा नदी है। कर्मनाशा नदी के ही तट पर शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 1539 में युद्ध लड़ा गया जिसे चौसा का युद्ध कहा गया। और ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। और ये शेरशाह सूरी वही व्यक्ति हैं जो भारत में जीटी रोड का निर्माण कराए थे, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाए थे। ठीक है। चलिए हम लोग 8वां नंबर सवाल देख लेते हैं। 8वां नंबर हम लोग सवाल देखिए। 8वां नंबर सवाल, तो 8वां नंबर आपका सवाल बोलता है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन
पोमोलॉजी कहलाता है। अंगूर का अध्ययन, अंगूर, तो अंगूर का अध्ययन बीटी कल्चर कहलाता है। बीटी कल्चर, बीटी कल्चर, अंगूर का अध्ययन बीटी कल्चर। और फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन, तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, अंगूर का अध्ययन बीटी कल्चर और फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, एंथोलॉजी कहलाता है। आपको यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा। सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सेल का अध्ययन क्या कहलाता है और सेल यानी कोशिका का जनक किन्हें माना जाता है। चलिए हम लोग 9वां नंबर सवाल देख लेते हैं। 9वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि 1857 के क्रांति का नेतृत्व बिहार से कौन करते हैं। देखिए जो 1857 की क्रांति होती है इसकी शुरुआत 10 मई 1857 से शुरू होता है। कहां से, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ के शहर, कौन सा शहर, मेरठ के शहर से शुरू होता है। तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होता है। और इस वक्त इंग्लैंड के जो पीएम थे, इंग्लैंड के पीएम कौन थे, तो इस वक्त इंग्लैंड के पीएम थे पामस्टन। कौन थे, पामस्टन, पामस्टन हुआ करते थे। और उस समय भारत का वायसराय कौन, वायसराय कौन था, कैनिंग हुआ करता था। कौन था, कैनिंग हुआ करता था उस वक्त। 1857 के क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था, कैनिंग था। 1857 का क्रांति 10 मई 1857 मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू होता है। और 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड का पीएम पामस्टन हुआ करता था। और 1857 का क्रांति का नेतृत्व बिहार से आरा के वीर कुंवर सिंह करते हैं। आरा से वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर, बाबू वीर कुंवर सिंह करते हैं जगदीशपुर गांव से। कौन सा गांव, जगदीशपुर गांव से शुरू करते हैं। तब बिहार से 1857 के क्रांति का नेतृत्व कौन किया, तब बाबू वीर कुंवर सिंह करते हैं। 1857 के क्रांति के समय वायसराय कौन था, कैनिंग था। 1857 की शुरुआत 10 मई 1857 मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू होता है। उस वक्त इंग्लैंड का पीएम पामस्टन था। और पटना से पीर अली करते हैं। पटना से 1857 का क्रांति का नेतृत्व कौन करते हैं, पीर अली करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर सवालों की ओर हम लोग देख लेते हैं। 10वां नंबर सवाल हमारा बोलता है कि बिहार का कौन सा जिला गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो बिहार का वो कौन सा जिला है जो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो वो है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी गन्ना के उत्पादन में अग्रणी जिला बन चुका है बिहार का। सीतामढ़ी हो गया, समस्तीपुर हो गया, समस्तीपुर हो गया, भागलपुर हो गया, आपका दरभंगा बन जाता है। उसके बाद पश्चिमी चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, ये सब जो जिला है ये गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन करता है। और सबसे ज्यादा भी गन्ना का तो सीतामढ़ी करेगा। और बिहार में कुल 38 जिला है। 38 जिला में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला शिवहर को माना जाता है। केला का सर्वाधिक उत्पादन वैशाली जिला करता है। और चीली का समस्तीपुर, चीली का भी सबसे ज्यादा उत्पादन समस्तीपुर। और जूट का सर्वाधिक उत्पादन पूर्णिया करता है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन पूर्णिया, केला का वैशाली जिला, जूट का पूर्णिया, चिल्ली का समस्तीपुर और गन्ना का सीतामढ़ी। गन्ना जो है एक साल में एक बार रूप से ये पूरा जो है फसल होने में 1 साल का टाइम लेता है। कौन, गन्ना। ठीक है, तो आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपको वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग स्माइल के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और एक कमेंट जरूर कर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को एक स्माइल के साथ जय हिंद।